डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 6 जो है वो पहले पढ़ लिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन वहाँ पे हमने ना कभी मास को जो है पॉइंट मास कहा और कभी हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन ली। ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंडेड इस वजह से मैंने ऊपर लिखा है कि ये 5.6 की थोड़ी आगे एक्सप्लेनेशन है कि हमने पॉइंट मास कब कब कहना है किसी ऑब्जेक्ट को और कब हमने उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन देनी है। और इसमें कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के जो हैं जो अपने एक्सेस के गिर्द घूम रहे हैं, यानी जो एक्सेस है उन्हीं में से पास कर रहा है और उनके गिर्द वो घूम रहे हैं, तो उनका कुछ का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो बताया हुआ है कि कुछ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज के आपके पास ज़मीन है। ज़मीन दो तरह की मोशन करती है। एक तो एक तो ऑर्बिटल मोशन करती है सूरज के गिर्द, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सूरज में से पास हो रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द ज़मीन ये ऑर्बिटल मोशन कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो है सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, और ये जो एक चक्कर है ये आपके पास एक साल में यानी 365 डेज में पूरा होता है। अच्छा, इसमें जो अर्थ है वो आप देखें कि एक पॉइंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, जिसमें जो जो ऑर्बिट का ये जो रेडियस है वो सन से लेके अर्थ तक का फासला होगा। इस तरह की कंडीशन में हम अर्थ को जो है वो पॉइंट मास के तौर पे लेंगे, और पॉइंट पॉइंट मास के तौर पे बिहेव करते हुए जो अर्थ का ऑर्बिटल अगर मोशन कर रहा हो उसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा, वेर ये एम इसका मास है और आर सन से लेके ज़मीन के सेंटर तक का फासला है। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि हमने इसको पॉइंट मास कब लेना है। अच्छा, अब अर्थ एक दूसरी तरफ भी मोशन करती है जो स्पिन होती है, जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से आपके पास डे एंड नाइट होते हैं। ये जो इसका जो जो स्पिन मोशन है उसमें जो एक चक्कर है, एक रेवोल्यूशन है, वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से आपके पास दिन रात होते हैं। जो अर्थ का हिस्सा सन के सामने आ जाता है वहाँ दिन आ जाता है, जो पीछे चला जाता है वहाँ रात आ जाती है। अच्छा, अब इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ज़मीन में से पास हो रहा है, तो जब ज़मीन में से पास हो रहा है तो फिर हमें इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि अर्थ जो है ये सॉलिड स्फीयर है, यानी ये अंदर से फील्ड है। तो इसकी कुछ मासेस जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हैं, कुछ अब करीब हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास हो रहा होता है तो हम ये जनरल रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो इसकी मदद से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि किसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, या अगर सिमेट्रिकल ना भी हो तब भी ठीक है, किसी इर्रेगुलर शेप का भी हम इसी फार्मूले की मदद से यानी जनरल रिलेशन की मदद से हम जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ जो है वो रेगुलर से ऑब्जेक्ट हैं, और इनमें हर एक में ये देखेंगे लाइन लगी हुई है। ये लाइन असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, अगर आपके पास एल लेंथ की एक थिन सी रॉड हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं कैसे पास हो रहा है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप 1/12 ml स्क्वायर होगा, वेयर m इस रॉड का मास है, l इसकी लेंथ है। अच्छा, ये कहाँ से आया ये फार्मूला? ये फार्मूला भी एक्चुअली यानी यही जो इसका जनरल रिलेशन है, ठीक है, ये कह लें या ये कह लें, बात एक ही। तो ये जो इसका जनरल रिलेशन है वहीं से ये ड्राइव किया गया है, लेकिन उसने करना नहीं उसको बताया। उसने सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के जो हैं वो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसने बता दिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिंग है, ठीक है, इसको रिंग भी कह सकते हैं, इसको हूप भी कह सकते हैं, लेकिन आप देखें कि इसका जो सारा मास है ना रिंग का, वो इसकी बाउंड्री पे होता है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर में से पास हो रहा है। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो मैक्सिमम होता है, यानी पॉइंट मास की तरह होता है, क्योंकि इसका सारा मास जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी आर पे ही वाक़या होता है। इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये नहीं है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसलिए क्योंकि सारा मास जो है आर डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है और वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, तो यानी ये डिस्क जो है ना ये अंदर से फील्ड है, ठीक है, डिस्क होती भी अंदर से फील्ड है, ये हुप की तरह नहीं है, ये अंदर से सारी फील्ड है। अगर आप डिस्क हो आपके पास या कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो उस सूरत में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है।
अच्छा, अगर आपके पास एक स्फीयर हो, जैसे कि ज़मीन है, ठीक है? तो इसमें भी आप देख रहे हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? सारा मास जो है वो बाउंड्री पे नहीं है, ये अंदर से फ़िल्ड है, जैसे ज़मीन भी अंदर से फ़िल्ड है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो 2/5 एमआर स्क्वायर होगा, लेकिन ये तब होगा अगर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें से पास हो रहा हो। तो अर्थ की जो स्पिनिंग है, ठीक है? उसके लिए हम इसको अर्थ को जो है वो पॉइंट मास के तौर पे नहीं लेंगे और इसका मतलब है कि हम इसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस जनरल फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेट होके ये आंसर निकाला हुआ है 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम ये रेगुलर स्फीयर को ज़मीन ही तस्वर कर लें, तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 मास ऑफ द अर्थ ज़मीन के रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन ये उसकी स्पिन मोशन में इस्तेमाल होगा। ऑर्बिटल मोशन में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऑर्बिटल मोशन में हम जो अर्थ है उसको पॉइंट मास के तौर पे ट्रीट करेंगे और ये जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, ये अगर अर्थ की ऑर्बिटल मोशन हो तो उसके लिए हम इसको पॉइंट मास के तौर पे ट्रीट करते हैं और ये पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर फासले पे है। ये आर ज़मीन का रेडियस हरगिज़ नहीं है। ये याद रखेंगे सन से लेकर ज़मीन के सेंटर तक का फासला है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।